Hello everyone. Our next topic in the chemical kinetics is collision theory. Collision theory जो आपके रिलेट करती है वो रिलेट करती है कि जब भी आपका रिएक्टेंट से सपोज दिस ए एंड बी इज़ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ गिविंग द प्रोडक्ट, तो जब भी यहाँ ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इनमें रिएक्टेंट्स में कोलिजन होगा और दे कम क्लोजर टू ईच अदर। तो कंडीशन क्या हो गई कि जब कोलिजन होगा तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एंड वन मोर थिंग इज देयर इन द कोलिजन थ्योरी कि दोज कोलिजन्स दे विल गिव द प्रोडक्ट, वैसे ही कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट देंगे जिसमें आपके पास सफिशेंट एनर्जी होगी और जो कि जिनकी ओरिएंटेशन जो है वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके वो उसकी कंप्लीट प्रोडक्ट को देंगे। तो इसका मतलब कि आपके पास कोलिजन थ्योरी में वही प्रोडक्ट आपके बनेंगे जो कोलाइड कर रहे हैं आपस में और जिनकी एक पर्टिकुलर सफिशेंट एनर्जी है, वही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट दे पाएगा, अदरवाइज इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। और जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में रीड कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है विद द कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन होने में वो कितने टाइम में हो रहा है, वो कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, दैट इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करती है एंड दैट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज, that is denoted by ZAB. This A and B with respect to this reactants, that is equals to pi sigma AB square mu. Mu जो है that is the relative speed जो हम लेकर चलते हैं, एक average speed. This is your average and this is NA. You can write it like NA capital and NB. This NA and NB, these are the stars के आपके जो टोटल में से कितने जो NA स्टार हैं, दैट NA स्टार इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A। जितने भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे A के पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ द NA स्टार। एंड NB विद रिस्पेक्ट टू B, कितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं। U क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड। सिग्मा जो है दिस इज़ द कोलिजन डायमीटर एंड दिस इज़ योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कंप्लीट यू कैन से जो आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो ये होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जब हम डायमीटर की बात कर रहे हैं सिग्मा वाला, तो जो अगर सपोज़ कि हम ए और बी ले रहे हैं और ये ए और बी आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं तो रेडियस होगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ से देखिए सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 यही होगा ए के लिए, ए के कोलिजन के लिए जो ये होगा, और बी के कोलिजन के लिए क्या होगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी डिवाइड बाय 2। सो इन टोटल अगर हम लिखें सिग्मा ए बी, सो वी कैन राइट इट लाइक सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2, दिस वी कैन राइट इट। जो सिग्मा ए है वो क्या है, डायमीटर है, और अगर हम तभी इसका जो रेडियस ले रहे हैं दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2। एंड यू नो दैट कि जो म्यू होता है वो हम मास के लिए लेते हैं, रिलेटिव मास के लिए, और अगर ये रिलेटिव मास के लिए लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मासेस हैं, तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी एम बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। सो दिस विल बी सम ऑफ द यूनिट जो आपको कुछ कुछ कोलिजन थ्योरी में ये काम आएंगी। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सप्रेशन, कि इसके लिए जो एक्सप्रेशन है फॉर द रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन जो होगा फॉर रेट कांस्टेंट वो क्या होगा। रेट कांस्टेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सो रिएक्शन विल बी द सेम, दैट A प्लस B इज गिविंग द प्रोडक्ट P एंड K इज़ द कांस्टेंट जो हम यूज़ करेंगे इसमें।
if we write the collision frequency, that will remain same, that is sigma AB square mu average NA NB star. Now if the collision is effective, अगर हम ये लेकर चलते हैं कि जो आपका कोलिजन है वो इफ़ेक्टिव है, तो कोलिजन इफ़ेक्टिव होने का क्या मतलब है कि जो आपका रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। तो अगर हम R लिखें, इफ़ वी राइट R max, देन इट विल बी माइनस ऑफ डी एन ए, कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर रिएक्ट किया, दैट इज़ इक्वल्स टू द जेड ए बी, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा। और जब ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स यू इक्वेट इज एट नंबर 1। अब इसको नंबर 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन जब आपने रिएक्ट कराया। और अगर कोलिजन इफेक्टिव है, इट मीन्स कि जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। और रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट दे रहा है तो जो एन ए है वहाँ से अगर प्रोडक्ट आता है तो वो फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल आ जाएगा। बट वी आर हैविंग हेयर ए एंड डी, 2 reactants are there, so we can write it concentration of A, this Na is your Avogadro's number, and same as if you find the concentration of B, then it will be Nb star, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेट एज इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज B। नाउ वी कैन राइट इट, हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी कितना हो जाएगा, के ए एंड बी, दिस इज एज 2। तो जितना आपका रेट फॉर्मेशन हो गया वो क्या आ गया, ए के विद रिस्पेक्ट टू बी और बी के विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ से देखो आपके पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, यू कैन पुट इट हेयर। ए की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, एन ए स्टार डिवाइडेड बाई एन ए, एंड दिस इज एन बी स्टार डिवाइडेड बाई एन ए, दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर। मोर ओवर वी कैन राइट इट लाइक, अगर हमें इस k की वैल्यू को निकालना है तो k की वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, c माइनस ऑफ d, ये हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू एन ए स्टार डिवाइडेड बाई एन ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एन ए एन बी। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, दैट k वैल्यू विल बी, व्हाट विल बी द k वैल्यू। अब यहाँ से आपके पास ये आ गया, तो k की वैल्यू आप कहाँ से आ सकती है, आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1 बाई एन ए डी एन ए स्टार डिवाइडेड बाई डी टी, इसके साथ इज इक्वल्स टू के एन ए स्टार एन बी स्टार डिवाइडेड बाई एन ए। तो ये एन ए और ये एन ए कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड के, सो नाउ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो वहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए बी स्क्वायर म्यू एन ए एन बी इज इक्वल्स टू के एन ए एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। तो यहाँ से के आ जाएगा पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर म्यू एन ए। सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, ये आपके पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। नाउ what we have to find, we have to find the energy factor for this, energy factor। स्टार्टिंग में हमने रीड किया था कि अगर आपके पास जो कोलिजन है उसको इफ़ेक्टिव कराना है
तो कोलिजन के इफेक्टिव होने में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? कोलिजन के इफेक्टिव में ये चीज़ ज़रूरी है आपके पास कि उसकी सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। तो अगर वो कोलिजन को इफेक्टिव बनाना है तो जो सफिशेंट एनर्जी है वो हम सपोज करके चलते हैं कि जो हम डिफरेंस लेते हैं, तो देखो टू बी अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ देखें, सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोसीड हो रही है रिएक्शन, और ये हो गया आपके पास एनर्जी। तो जो आपने रिएक्टेंट लिए उसकी एनर्जी हो गई ई आर, और जो आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई दैट विल बी ई पी। और आपके पास ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ये जो एनर्जी है, मतलब कितनी एनर्जी है, ये ई नॉट, और जो आपके पास ये डिफरेंस आएगा दिस विल बी द ई ए। तो जो ई नॉट आपके पास एनर्जी है दैट इज़ द minimum energy, the difference between that certain minimum energy, that will be the E naught, and the average energy is ER जो आप लेकर चल रहे हैं। तो जब आप E A की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, E नॉट माइनस ER, कि इतना एक्सटेंट एनर्जी का होना ज़रूरी है। यू कैन से जब आपने पहले रीड करते हो तो उसमें क्या करते हो, थ्री शोल्ड एनर्जी, मतलब कि एक मिनिमम टाइप ऑफ एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए, और एक्टिवेशन वो होती है जो आप उसको प्रोवाइड करते हो एक आपका फुलफिल कराने के लिए एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपके रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो यू आर हैविंग द एक्स्ट्रा टाइप ऑफ एनर्जी कि आप उसको प्रोवाइड करो जिससे कि वो फुलफिल कर सके। नाउ वी आर हैविंग द फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू जो उसने एनर्जी फैक्टर में दिया बोल्ट्जमैन ने। तो जो बोल्ट्जमैन ने एक एनर्जी फैक्टर दिया जो इसमें इंक्लूड हुआ इसी एनर्जी की वजह से, तो दैट एनर्जी फैक्टर इज ई रेज टू द पावर ई ए डिवाइडेड बाय के टी। अब इसे हम क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट में अगर लिख लेंगे तो दैट विल फॉर्म आर मैक्स जो हमने फाइंड आउट किया था, और इसमें क्या एनर्जी फैक्टर जुड़ जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाय के टी। और आर मैक्स की आपके पास वैल्यू जो आई थी दैट इज सिग्मा ए बी स्क्वायर एन ए स्टार एन बी स्टार 8 के टी डिवाइडेड बाई पाई म्यू, ये दिस इज विल द एवरेज स्पीड जो हम लेकर चले थे इन टू ई रेज टू द पावर ई ए डिवाइडेड बाई के टी, नथिंग एल्स। आर मैक्स को खोल के लिख दिया, आर मैक्स वैल्यू एंड दिस फैक्टर, क्योंकि ये बोल्ट्जमैन ने ऐड किया था। तो जो आपके पास रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के, दैट विल बी एन ए इंटू पाई सिग्मा ए बी 8 के टी डिवाइडेड बाई पाई म्यू इंटू ई रेज टू द पावर के टी। सो दिस विल बी योर रेट कांस्टेंट इंक्लूडिंग द बोल्ट्जमैन फैक्टर। नाउ अब जो ये आपकी वैल्यू है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। जितना भी रेट कांस्टेंट में फैक्टर आएगा ये वेरिएशन के लिए आपके पास आएगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू, कि आपने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया या कितना घटाया कोलिजन के लिए, तो ये फैक्टर वहाँ पे आपका वेरिएशन का काम करेगा। एंड कोलिजन में एनर्जी ज़्यादा हुई या कम हुई वो किसकी वजह से होगी, टेम्परेचर की वजह से। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन फैक्टर, कि हम इसको बोल सकते हैं कि इसी की वजह से वेरिएशन फैक्टर आया, तो वेरिएशन फैक्टर इसको बोल सकते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट किस किस पे डिपेंड करेगी, वो दोनों जो आपके मॉलिक्यूल्स जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे जितनी रिलेटिव ओरिएंटेशन होंगी मॉलिक्यूल्स की उस पर भी डिपेंड करेगा। नाउ अगर वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है तो हाउ इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, दैट वी हैविंग द केस कि formation of the product also depend on the relative orientation of two molecules at the time of collision। तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल है लाइक योर H2 plus Br that gives HBr। एग्जाम्पल है ये, केस 1 लेके चलते हैं कि किस तरीके से वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो केस 1 लेते हैं जिसमें आपके पास जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो कैसा हो, लीनियर। सो
If it is linear, so you are having this H, H and Br. This is linear and this is H, Br plus H. केस 2 लेते हैं जब वो नॉन लीनियर होगा. इफ इट इज़ नॉन लीनियर देन इट विल बी फॉर्म लाइक दिस. दिस इज H, H, Br and it is giving H, Br plus H. और इन दोनों को अगर हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करें और इसका ग्राफ देखते हैं अगर, तो ग्राफ में दिस विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज़ एनर्जी. तो जो आपके पास ये हो गया ER और ये हो गया EP, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. तो एक आता है इस तरीके से और एक आता है इस तरीके से. तो दिस फॉर नॉन लीनियर एंड दिस इज़ फॉर लीनियर. तो लीनियर के लिए E0 जो वैल्यू आती है दैट विल बी लेस, E0 वैल्यू. और जो नॉन लीनियर के लिए वो E0 वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है. और जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है दैट इज़ ग्रेटर फॉर द लीनियर. बोल्ट्जमैन फैक्टर वो क्या होता है, ग्रेटर होता है फॉर लीनियर. अगर लीनियरली अरेंज्ड हैं तो वहाँ पर बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा. और जो आपकी E0 वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी. किसके लिए, लीनियर के लिए. इसके अकॉर्डिंग फिर जो रेट कांस्टेंट होगा उसके पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. जो रेट कांस्टेंट होगा K दैट इज़ हाई फॉर लीनियर. तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा लीनियर के लिए, जहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट है उसके लिए. सो वी हैव टू ऐड अ ओरिएंटेशन फैक्टर ऑल्सो. अब हमारी जो वैल्यू आई थी उसमें ओरिएंटेशन फैक्टर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो वो इफेक्ट डाल रहा है. अगर वो लीनियर है या नॉन लीनियर है तो वी कांट इमेजिन कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा. वो किस पे बेस कर रहा है, आपका रिएक्टेंट पे. सो ओरिएंटेशन फैक्टर अगर हम इसमें इंक्लूड कराएंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है. तो वहाँ से रेट कांस्टेंट आप पता लगा सकते हैं. सो ओरिएंटेशन फैक्टर ऐड करते हुए आपका जो K की वैल्यू हो जाती है दैट विल बी P पाई सिग्मा AB स्क्वायर. द ऑल ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम एक्सेप्ट दिस P. P जो है ये आपने यहाँ पर इंक्लूड किया. ये P इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पर, ओरिएंटेशन फैक्टर ऐड करने का. तो ओरिएंटेशन फैक्टर जब आपने ऐड किया तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर, और यू कैन से इट लाइक स्टीरिक फैक्टर. तो ये भी इंक्लूड होना ज़रूरी है. नाउ देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी. लिमिटेशंस में आपके पास हैं कोलिजन में क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसकी, कि ये जो थ्योरी थी ये सिंपल गैशियस मॉलिक्यूल के लिए ही है, बाकी आप किसी के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. एक तो इसमें क्या होता है कि सिंपल गैशियस के लिए है तो आप फर्दर आगे मॉलिक्यूल्स के लिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोलिजन आपको पॉसिबल पता ही नहीं कि कहाँ पर होगा और कहाँ नहीं होगा. सेकेंड वन कि कोई थर्मोडायनेमिक फैक्टर नहीं है यहाँ पे जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकें कि कितना थर्मोडायनेमिक चेंज आया या कितना थर्मल चेंज आया, मतलब टेम्परेचर में क्या चेंज आया उसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अब यहाँ पर हमने स्टेरिक फैक्टर P को इंक्लूड तो किया, लेकिन कितना इंक्लूड करना है उसको ओरिएंटेशन फैक्टर को, या किस रिएक्शन में करना है, या फिर इसका फर्दर क्या यूज़ है, प्रेडिक्शन क्या है स्टेरिक फैक्टर के लिए, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं था. एंड मोर ओवर क्लीवेज. अब कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो टूट रहे हैं और कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो उसमें कोलाइड करके बन रहे हैं. सो वी कांट इमेजिन कि कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे आएंगे या कितने बॉन्ड्स वहाँ पे क्लीवेज हो रही है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इवन वी कांट इमेजिन देयर. तो क्लीवेज भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई थी. और जो आपका K की वैल्यू आती है रेट कांस्टेंट की,
वो वैल्यू हाई आती है बहुत ज़्यादा, इवन की जो रेट कांस्टेंट वैसे आना चाहिए वो बहुत कम आता है, लेकिन अगर हम कोलिजन थ्योरी से कोलाइड करके निकालें तो वहाँ पे के की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। और वो ज़्यादा किस लिए आती है? दिस इज़ ओनली बिकॉज कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं जो वहाँ वेरी कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई वी कांट इमेजिन दिस के ऑल्सो, सो दिस इज़ द लिमिटेशन। और जो हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, दैट एक्टिवेशन एनर्जी लेस आती है इसमें बहुत ज़्यादा, जबकि हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। नाउ we are having the comparison of the Arrhenius theory and the collision theory, because they are both are having the temperature factor, so that we have to discuss the comparison in between. We'll do in the next class.